स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली देखा जाए तो ग्लोबल साउथ का प्रभाव इधर काफ़ी बढ़ रहा है। इससे पहले डेवलपिंग कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड के देश इतने महत्वपूर्ण कभी नहीं थे। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में ग्लोबल साउथ और उसके बढ़ते प्रभाव की चर्चा होगी। ग्लोबल साउथ से मतलब ऐसे देशों से है जिन्हें डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ माना जाता है। इनमें एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के देश शामिल हैं। दूसरी ओर ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं जिनमें यूएस, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को रखा जाता है। इस तरह देखें तो नॉर्थ या साउथ कैटेगराइजेशन में ज्योग्राफिकल पॉइंट को बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है, हालांकि मोटे तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। ग्लोबल साउथ में जिन कंट्रीज को रखा गया है वे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश हैं। ये देश गरीब हैं, इनमें इनकम इनइक्वेलिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है और लिविंग कंडीशंस बहुत टफ हैं। वहीं ग्लोबल नॉर्थ में आने वाले देश अमीर हैं और ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आते हैं। यदि इन टर्म्स यानी ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की ओरिजिन की बात करें तो अब तक की जानकारी के मुताबिक ग्लोबल साउथ टर्म को सबसे पहले 1969 में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्ल ऑगलेस ने ईजाद किया था। कार्ल ऑगलेस ने वियतनाम वॉर के रेफरेंस में इस टर्म का इस्तेमाल किया था और उनके मुताबिक वियतनाम युद्ध साउथ के ऊपर नॉर्थ के डोमिनेंस का हाईएस्ट लेवल था। लेकिन सही मायनों में इस टर्म को पहचान मिली 1991 में सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद, जब सो कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड का अंत हो गया। उस समय तक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आमतौर पर थर्ड वर्ल्ड टर्म का इस्तेमाल होता था। सोवियत यूनियन के विघटन के साथ ये सो कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड तो खत्म हुआ ही, इसके साथ ही थर्ड वर्ल्ड शब्द भी गायब हो गया। इसी बीच डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की इस बात को लेकर आलोचना हुई कि उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को अपना आइडियल मान लिया है, जबकि इस क्लब से बाहर वालों को बैकवर्ड बताते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ टर्म जियोग्राफिकल नहीं है। इस क्लब में चाइना और भारत जैसे देश भी शामिल हैं, जबकि ये दोनों ही देश जियोग्राफिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। इसका मतलब ये टर्म नेशंस के बीच पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कम्युनिटीज के मिले जुले फॉर्म को दर्शाता है। इन दोनों कैटेगरीज में आने वाली कुछ कंट्रीज में आपस में कुछ सिमिलरिटीज हैं जो उन्हें एक साथ लाती है। हिस्टोरिकली देखें तो ग्लोबल नॉर्थ में वे देश हैं जिनका इतिहास कोलोनाइजेशन का रहा है, यानी उपनिवेश बनाने वाला, खासकर यूरोपियन देश। लेकिन समय के साथ एशियन कंट्रीज ने जो तरक्की की है उस लिहाज से देखा जाए तो नॉर्थ को आइडियल मानने वाले थॉट्स को अब चुनौती मिल रही है। यूनिपोलर वर्ल्ड की जगह अब एक बार फिर मल्टीपोलरिटी ने ले ली है, जिसमें अमेरिका के अलावा कई और पावर सेंटर्स भी धीरे धीरे उभर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2030 तक दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमीज में से 3 एशिया से होंगी और इनका क्रम कुछ इस तरह होगा: चाइना, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। आज की सिचुएशन को देखें तो परचेजिंग पावर के टर्म्स में जीडीपी के मामले में ग्लोबल साउथ को ब्रिक्स देशों ने डोमिनेट किया हुआ है। इनमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने G7 कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। वहीं चाइना के बीजिंग शहर ने नंबर ऑफ बिलियनियर्स के लिहाज से अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ दिया है। ग्लोबल साउथ के देशों की ये आर्थिक तरक्की अब पॉलिटिकल मसलों में भी दिख रही है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच रिलेशंस को फिर से पटरी पर लाने में चाइना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन में शांति के प्रयासों में ब्राज़ील अहम रोल में दिख रहा है। हालांकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में समय की ज़रूरत को देखते हुए नॉर्थ और साउथ का एक साथ आना ज़रूरी हो गया है। ज़रूरत इस बात की भी है कि सभी देश विकसित और विकासशील एक साथ आएं और वेस्ट की तरह ईस्ट को भी प्रमोट करें। इस बीच कुछ इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि इंटरनेशनल फ्री ट्रेड और बिना रोक टोक वाला कैपिटल फ्लो नॉर्थ साउथ के डिफरेंस को कम करेगा और इन्हें नज़दीक लाएगा। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा इक्वल ट्रेड और कैपिटल फ्लो डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में मदद करेगा। पिछले दिनों भारत ने ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को एकजुट रखने के लिए ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअली होस्ट किया था, जिसमें कोविड पैंडेमिक और यूक्रेन वॉर जैसी घटनाओं के डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। इस समिट में फाइनेंस, एनर्जी, एजुकेशन, फॉरेन अफेयर्स और कॉमर्स सहित 8 मिनिस्टीरियल सेशंस प्लान किए गए थे। इस समिट का थीम था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से एक स्टेज सेट कर दिया है।
इनमें से बहुत से देश अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से एकजुट हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज बनते हुए भारत ने सब देशों की ओर से रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म का नया एजेंडा तय किया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।